चलो श्रुति पढ़िए बेटा क्वेश्चन. स्टेट State Huygens principle. Using this principle, explain how a diffraction pattern is obtained on a screen due to a narrow slit on which a narrow beam coming from a monochromatic source of light is incident normally. हाँ तो यहाँ हमको हमको सबसे पहले इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल बताना है और इस प्रिंसिपल को यूज़ करके बताना है कि किस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलता है. ओके, ड्यू टू एन नैरो स्लिट ऑन विच नैरो बीम कमिंग फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, ये बताना है. दूसरा है शो दैट एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. गुड इवनिंग एरिना. Good evening, sir. ओके देखिए, शो दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सेंट्रल फ्रिंज. मतलब कि जो पहली फ्रिंज बनेगी आपकी उसकी एंगुलर विड्थ जो होगी वो सेंट्रल की जस्ट हाफ होगी. और तीसरा पार्ट है इफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट देन व्हाट चेंज यू विल ऑब्जर्व इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न. चलिए तो ये हमारे सवाल हो गए. अब इनके हम आंसर तलाशेंगे. हाँ श्रुति, लिखा आपने पेपर? क्यों भाई? फिजिक्स का? हाँ बेटा. सर आज शुरू कर दूंगी. कर दो बेटा, लिखना शुरू कर दो. चलो कहाँ पे थे? ओके, तो ये है हमारा डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट, यहाँ से शुरू होता है. चलिए पढ़िए. तो सबसे पहले हमको हाइगन्स प्रिंसिपल की कंसेप्ट बतानी है. स्ट्रेट हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ो बेटा श्रुति. पढ़ो. Huygens principle is useful for determining the position of a given wavefront at any time in the future if we know its present position. The principle may be stated in three parts as follows. First, every point on a given wavefront may be regarded as a source of new disturbance. Second, new disturbance from each point spread out in all directions with the velocity of light and are called the secondary wavelength. Third, the surface of tangency of to the secondary wavelets in forward direction at any instant gives the new position of the wavefront at any time at that time. एग्जैक्टली. तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आए? Yes sir, आ गए. चलो एरिना क्लियर? जी sir. ओके चलिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका. यूजिंग द प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ अ डिफ्रैक्शन, ये यूजिंग दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन ड्यू टू नैरो स्लिट. आपको बताना है कि किस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलता है नैरो स्लिट में ऑन विच अ नैरो बीम कमिंग आउट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स. मतलब सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है ये. चलिए पढ़िए एरिना. डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ सिंगल स्लिट. Diffraction of a light at a single slit. When monochromatic light is made incident on a single slit, we get diffraction pattern on a screen placed behind the slit. The diffraction pattern contains bright and dark bands. The intensity of central band is maximum and goes on decreasing on both the sides. Explanation. Let AB be a slit of width A and a parallel beam of monochromatic light is incident on it. According to Fresnel, the diffraction pattern is the result of superposition of a large number of waves starting from the different points of illuminated slit. ये देखिए यहाँ पे ये स्लिट है. मान लीजिए स्लिट से निकलने वाली एक वेव जो अपने ओरिजिनल रास्ते से डिफ्रैक्ट होकर यूँ जा रही है और इसका डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है, तो ये भी डिफ्रैक्ट होकर के गई, तो यहाँ पर ये जा कर के इंटरफेयर हो रही हैं. अब इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों? ये जो होगा ये होगा पाथ डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं बी एन. तो बी एन हमारे पास पाथ डिफरेंस है. ओके, तो बी एन हम निकालेंगे कितना आएगा. अगर इसके बीच की दूरी ए है तो बी एन हमारे पास क्या बनेगा? सिंपल ए साइन थीटा. बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा. यस सर बनेगा. ओके चलो पढ़ो एरिन. थीटा. Let theta be the angle of diffraction for waves reaching at point P of a screen and an the perpendicular dropped from A on wave diffracted from B.
The path difference between rays diffracted at points A and B, del is equal to BP minus AP is equal to BN. In triangle A and B, angle ANB is equal to 90 degree and angle BAN is equal to theta. Sin theta is equal to BN by AB or BN is equal to AB sin theta. As AB is equal to width of slit is equal to A, therefore path difference del is equal to A sin theta. To find the effect of all coherent waves at P, we have to sum up their contribution, each with a different phase. This was done by Fresnel by rigorous calculations, but the main features may be explained by simple arguments given below. पढ़िए. At the central point C of the screen, the angle theta is 0. Hence, the waves starting from all points of slit arrive in the same phase. This gives maximum intensity at the central point C. If point P on screen is such that the path difference between rays starting from edges A and B is lambda, then path difference A sin theta is equal to lambda, which implies sin theta is equal to lambda by A. Sin theta is equal to theta is equal to lambda by A, since angle theta is small. Minima. Now we divide the slit into two equal halves AO and OB, each of it A by 2. Now for every point M1 in AO, there is a corresponding point M2 in OB, such that M1 M2 is equal to A by 2. Then path difference between waves arriving at P and starting from M1 and M2 will be A by 2 sin theta is equal to lambda by 2. This means that the contribution from the two halves of slit AO and OB are opposite in phase and so cancel each other. Thus, equation 2 gives the angle of diffraction at which intensity falls to 0. Similarly, it may be shown that the intensity is 0 for sin theta is equal to n lambda by A, with n as integer. Thus, the general condition of minima is A sin theta is equal to n lambda. हाँ, तो रुकिए, अब देखिए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा लिख लीजिए. जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा, जनरल कंडीशन ऑफ मिनिमा जो हो जाएगी वो एन ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. ओके, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. यहाँ से पहले इन्होंने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू जो थी लैम्डा बाई ए आ गई. ओके, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि हाफ पार्ट जो है इसका आपका नीचे वाले हाफ पार्ट के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा. अगर टोटल डिस्टेंस आपकी ए है तो स्लिट की तो ये ए बाई 2 ऊपर हो गया, ए बाई 2 नीचे हो गया. तो इधर वाले हाफ की वेव जैसे ये पहली रे जा रही है और इधर की जा रही है, तो इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस आएगा, लैम्डा बाई 2 का. तो ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और आपको यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा. तो उसके लिए टोटल ए साइन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, एन लैम्डा के. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir, clear. ठीक है ना. और इसको मैंने डिटेल में आपको जब मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो पूरे डायग्राम बना के पढ़ाए थे. ठीक है ना. अगर वो आपको दिक्कत हो तो फिर आप पूरे लेक्चर में देखिएगा उसमें. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात. मतलब मैक्सिमा कब मिलेगा, मतलब जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. लेट अस कंसीडर अबाउट द एन एंगल थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 लैम्डा बाई 2a. वैसे क्या आ रहा था अपने हमारे पास, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए था. ओके, और यहाँ पे हमने जो लैम्डा है, लैम्डा को चेंज करके 3 लैम्डा बाई 2a ले लिया. मतलब आप इसको ऐसा देखें, 3 लैम्डा बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई a. ओके, मतलब लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 के 3 पार्ट. इस समय 3 लैम्डा बाई 2 जो है वो लैम्डा बाई 2 का जो सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब एक तो बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है लैम्डा बाई 2, और फिर उसके बाद अगला आता है क्या, मतलब यदि आपको भूल गया हो तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2. ये याद रखना चाहिए आपको. n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 2 1 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये पहले मैक्सिमा के लिए. फिर 2 2 4, n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 2. बच्चों ये सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन होती है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल दिया गया 3 लैम्डा बाई 2a. ओके, विच इज़ द मिडवे बिटवीन 2 डार्क बैंड्स, जो कि होता है, जो कि बीच में रहेगा 2 डार्क बैंड के. कैसे, इस डायग्राम से समझो बच्चों. 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद लैम्डा बाई ए पर मिनिमम,
और 2 लैम्डा बाई ए पर मिनिमम। तो बीच में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा बीच में 3 लैम्डा बाई 2a। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। हाँ, तो यहाँ sir. ये देखिए, अब इनका कहना है यहाँ पे मतलब ये पॉइंट इसके बिल्कुल बीच में आ गया। इधर चाहे प्लस में देखो चाहे माइनस में देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। विच इज़ द मिडवे बिटवीन द टू डार्क बैंड एज गिवन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए एंड साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। मतलब दो केसेस दिए जा रहे हैं, पहला मिनिमम मिला है आपको लैम्डा बाई ए पर और दूसरा लैम्डा मिला है 2 लैम्डा बाई ए पर। अगर दोनों को जोड़ करके हाफ कर दोगे, दोनों को जोड़ करके हाफ कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों एंगुलर विड्थ की। एंगुलर विड्थ कितनी होगी? देखिए ये आपकी लीनियर विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो गई है वो लीनियर विड्थ है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो गई है वो आपकी लीनियर विड्थ है। देखिएगा निकलवाता हूँ मैं। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम 2 लैम्डा बाई ए। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम जो होगी वो 2 लैम्डा बाई होगी। क्यों होगी? देखो कैसे होगी बेटा, यहाँ तक की पोजीशन लैम्डा बाई ए और यहाँ तक की पोजीशन लैम्डा बाई ए। आप साफ देख रहे हैं यहाँ तक की पोजीशन हो गई 2 लैम्डा बाई ए। बोलो होगी नहीं होगी? एंगुलर विड्थ हो गई? यस सर हो गई। तो ये हो गई इसकी लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। अब एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है कि पहले मैक्सिमम की जो एंगुलर विड्थ क्या होगी। तो कैसे निकलेगी भाई? एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम। फर्स्ट मैक्सिमम कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 2 लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए के बीच की। चलो डिफरेंस करते हैं, तो 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए। आंसर कितना आ गया? लैम्डा बाई ए। देखो बच्चों ध्यान से, ये जो सेकेंड की जो विड्थ आई है, विड्थ ऑफ फर्स्ट बीटा फर्स्ट जो है, बीटा सेंट्रल का जस्ट हाफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बताओ आपको। यस सर दिख रहा है। तो ये लिखा है कि बीटा फर्स्ट डिवाइडेड बाई बीटा सेंट्रल इक्वल टू हाफ, हेंस द फ्रिंज विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज विल बी हाफ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। तो बच्चों डायग्राम अच्छे से बना लेना एंड प्लीज़ 2-3 बार कर लेना, तभी बनेगा एग्जाम में, नहीं तो लिखते ही नहीं बनेगा। ये जो है हमारे पास इसकी जो विड्थ मिलेगी, एंगुलर विड्थ जो होगी वो क्या होगी? आधी होगी इसकी, ठीक है ना। इधर से इधर लेके यहाँ 2 लैम्डा बाई ए है और यहाँ पर कितनी आ रही है? लैम्डा बाई ए। मतलब पहली वाली बस डबल होती है, उसके बाद जितनी होती है सबकी सब आधी हो जाती हैं। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो Yes, sir. अब देखो, अगर कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर वाइट लाइट से बदल दिया जाए तो क्या होगा? भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट में 7 कलर, एक कलर होता है, वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं आपके पास, है ना, 7 कलर, और हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो पहली बात तो ये है कि वेवलेंथ जो होती है उसका ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप देखो इसका फॉर्मूला पोजीशन ऑफ एंगुलर विड्थ का, देखो आप एंगुलर पोजीशन का, तो एंगुलर कितना आ रहा है? 2 लैम्डा बाई ए। 2 लैम्डा बाई ए मतलब एंगुलर विड्थ जो है आपकी वो प्रोपोर्शनल टू आ रहा है लैम्डा। मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका एंगल सबसे ज़्यादा पहुंच जाएगा और जिसका लैम्डा कम होगा उसका लैम्डा सबसे कम हो जाएगा। मतलब वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा कम होता है तो उसके लिए थीटा कम हो जाएगा। तो आंसर पढ़िए एरिना। इफ़ मोनोक्रोमेटिक लाइट If monochromatic light is replaced by white light, each refraction band gets splitted into the number of colored bands. The angular width of violet is least and that of red is maximum. हाँ बिल्कुल सही बात है। एंगुलर विड्थ वॉयलेट कलर की लीस्ट होगी क्योंकि एंगुलर विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा सबसे कम होता है वॉयलेट कलर का, तो विड्थ भी कम आएगी, और जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उसकी विड्थ भी ज़्यादा आएगी। बोलो समझ में आया यस कि नो? Yes sir. चलो Yes, sir. ओके बेटा। चलिए तो ये पेपर का सेट नंबर 1 ख़त्म हुआ। ये हमारा ऑल इंडिया पेपर है, मतलब जो हम लोग को आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करिएगा। अब सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो श्रुति। A hollow metal surface sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is 5 volt. What is the potential at the center of the sphere? बताओ भाई अरीना, सेंटर पे कितना स्पूट पोटेंशियल होगा? सर उतना ही होगा 5 वोल्ट। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, 5 वोल्ट ही होगा क्योंकि कांस्टेंट हुआ करता है। योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति।
How are X-rays produced? हाँ, कौन बताएगा एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हुआ करती हैं? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हाई एटॉमिक नंबर वाली शीट पर, है ना, जब आप जो करते हैं एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय सडन डी एक्सेलरेशन। मतलब सडन डी एक्सेलरेशन मतलब एक हाई एटॉमिक वाली शीट ले लो, एटॉमिक नंबर हैवी, और इस पर आप इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करा दो, तो जैसे इलेक्ट्रॉन झपाक से रुकेगा, रुक गया मतलब सडन डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में वही मेटल लगा होता है, तो आपकी क्या निकलती है? एक्सरे। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से क्या निकलेगी? एक्सरे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir, आ गया. X-rays are produced by sudden deacceleration or acceleration of electrons in an X-ray tube. Next question, Shruti. Fourth. Where on the surface of Earth is the angle of dip zero? बताओ कहाँ पे होता है एंगल ऑफ डिप जीरो? Sir, equator पे. Equator पे. इक्वेटर पे। बिल्कुल सही। एंगल ऑफ डिप पोल पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति। Net capacitance of three identical capacitors in series is 2 mu farad. What will be their net capacitance if they are connected in parallel? Find the ratio of energy stored in the two configurations if they are both connected to the same source. ओके, अगर सेम सोर्स से कनेक्टेड है तो एनर्जी बताना है। तो पहले देखिए सी सीरीज़ में C/3 था, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी 3 थी, तो सी सीरीज़ इक्वल टू C/3। ठीक है ना, मतलब सीरीज़ में जो कनेक्टेड थे सबकी कैपेसिटी कितनी होगी? C/3। तो पैरेलल में जो आएगी कैपेसिटी वो हो जाएगी 3C। देखो करता हूँ इसको सॉल्व। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इज़ 2 माइक्रोफैरेड। जो नेट कैपेसिटेंस है तीन एक ही जैसे कैपेसिटर का 3 माइक्रोफैरेड है। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? पहले वाले में इसको सीरीज़ तो लिखना चाहिए, हाँ सीरीज़ लिखा तो है। चलो मतलब बच्चों क्या करेंगे अपन, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इक्वल टू कितना? 2, यानी कि 1/2। क्लियर है? Clear है sir? 3/c इक्वल टू 1/2, 3/c इज इक्वल्स टू 1/2, तो c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2/3, 3 इंटू 2 6। क्यों मेरा तो 6 आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा हाँ है, सर सही है, उसके बाद मतलब 6 3 18 हो जाएगा। है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पैरेलल में 6 3 18 हो गया, बिल्कुल सही। तो पैरेलल में कितना हो गया? 6 3 18 पैरेलल कैपेसिटी। अब कह रहा है यदि दोनों को सेम पोटेंशियल से कर दिया जाए तो रेशियो बताओ। लियो भाई रेशियो बता देते हैं। हाफ सी सीरीज़ वी का स्क्वायर एंड हाफ सी सीरीज़ सी पैरेलल। तो हाफ सी सीरीज़ में कितनी थी? 1/2। सी सीरीज़ था 2, वी का स्क्वायर कॉमन एंड 1/2। पैरेलल में 6 6 6 18 वी का स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल। बच्चों बोलो आंसर 1/9। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir, आ गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति, 12th। State the principle of working of a transformer. Can a transformer be used to step up or step down a DC voltage? Justify your answer. डीसी वोल्टेज में कहाँ लगेगा ट्रांसफार्मर? एसी की डिवाइस है बेचारी। चलो भाई 12th पढ़ो एरिना। वर्किंग Working of a transformer is based on the principle of mutual induction. Transformer cannot step up or step down a DC voltage. Reason: no change in magnetic flux. Explanation: when DC voltage source is applied across the primary coil of transformer, the current in primary coil remains the same. So there is no change in magnetic flux and hence no voltage is induced across the secondary coil. ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में कोई भी वोल्टेज इंट्रोड्यूस नहीं होगा
इसलिए ये काम नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए बेटा श्रुति। In a given circuit, assuming point A to be at zero potential, use Kirchhoff's rule to determine the potential at point P. ओके, तो आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। हाँ, तो कहाँ से भाई, किसके रिस्पेक्ट में? अच्छा, ए है, ज़ीरो है। चलिए सॉल्व करता हूँ बच्चों में, देखो। हाँ, ए के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो कैसे बताया था मैंने बच्चों? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, चलो 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 चलो, माइनस से लेके प्लस, मतलब +2। चलो 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 चलो, यहाँ सी, चलो चलो। अब देखो करंट यहाँ आ रही है ना, यहाँ 3 एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर है, मतलब यहाँ कितनी जाएगी बच्चों, बोलो? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और प्लस से लेके माइनस, और नीचे से चलेंगे तो माइनस से लेके प्लस, मतलब वोल्टेज रेज होगा 4 वोल्ट। आया समझ में एरिना? यस सर। और चलो 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 चलो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब वोल्टेज ड्रॉप माइनस का 4 से 4 कैंसिल, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट है आंसर। ये लीजिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट। नोट कर लो बच्चों। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, ये जो लिखा हुआ है, वी ए पे थे, वी ए पे चलना शुरू किया हमने, वी ए पे 2 कमाया, 2 कमाया, 2 इंटू 2 मतलब 4 कमाया, और 4 कमाने के बाद 4 लौटा दिया, और टोटल आ जाएगा वी बी। हाँ, तो वी ए की वैल्यू 0 है, तो 0 + 2 इक्वल टू वी बी, तो वी बी का 2 वोल्ट। ये एक बार कर लो इसको सॉल्व, कॉपी में कर लो इसको, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ground wave communication? On what factor does the maximum range of propagation in this mode depend? Ground wave propagation क्या होता है भाई? The mode of wave propagation in which wave guides over the surface of earth. अर्थ के ऊपर अगर वेव चलती तो उसको ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है ट्रांसमिटेड पावर और फ्रिक्वेंसी। हट गया बच्चों सिलेबस से, अगला वाला पार्ट भी हट चुका है, कोई बात नहीं। 21 फिनिश। 20 पेपर नंबर 3 पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई श्रुति। अ हॉलो स्फीयर, A hollow metal sphere of radius 6 cm is charged such that the potential on its surface is 12 volt. What is the potential at the center of the sphere? बोलो आंसर क्या होगा श्रुति? The 12 volts. 12 वोल्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। How are microwaves produced? माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बताओ भाई, कौन बताएगा माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं? सर वो क्लेस्ट्रॉन्स में, वो ट्यूब में प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सही, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब या गन डायोड या मैग्नेट्रॉन में प्रोड्यूस होती हैं, है ना। माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स नेमली क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, गन डायोड या मैग्नेट्रॉन एटसेट्रा। तो ये होता क्या है सर, समझ में? बेटा इसको सीधा सीधा रटना है। आप इंजीनियरिंग करोगे बेटा तब आपको पता चलेगा क्लिस्ट्रॉन ट्यूब क्या होती है, गन डायोड। अभी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है ना। सीधा सीधा रट लो बेटा इसको। ये क्लिस्ट्रॉन एक डिवाइस होती है जिसके अंदर बेटा ये अपनी माइक्रोवेव बना करती है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, वो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन रखा होगा, उसमें लेफ्ट साइड में जहाँ माइक्रोवेव लगता है उसको, मतलब कभी ख़राब होगा, खुद से मत फोड़ना, कभी ख़राब हो जाएगा तो एक राउंड राउंड करके एक ट्यूब लगी होगी, वो वहाँ पे जनरेट करती है माइक्रोवेव, उससे बहुत बर्निंग सेंसेशन निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोवेव्स। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा। Where on the surface of Earth is the vertical component of Earth's magnetic field 0? चलिए बताइए, वेयर ऑन द सरफेस, कहाँ पे होंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड 0? इक्वेटर पे,
है ना? हाँ सर, इक्वेटर पे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। मेंशन वेरियस एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। हाँ बताओ एरिना, वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। हाँ, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को ही हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। चलिए, मेंशन वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो मैं बता रहा था कि लॉस में बात करते हैं तो दो तरीके लॉस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को बच्चों आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं। आयरन लॉस में मतलब जो कोर में हुआ करता है। तो आयरन लॉस में बच्चों आता है एडी करेंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। और एक और लॉस होता है बच्चों जिसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स लॉस। फ्लक्स जो होता है लीक हो जाता है उसको बोलते हैं हम फ्लक्स लॉस। चलो सिस्टमेटिकली इसको देख लेते हैं जो लॉसेस होते हैं। पढ़ो एरिना। Energy losses in a transformer are due to first, flux leakage, second, joule heating and resistance of winding, third, eddy currents, fourth, hysteresis. तो ये लॉस है फ्लक्स लीकेज, जूल हीटिंग या रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग जिसको हम आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं, एडी करेंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए को 0 पर माना जाए तो बताइए कि बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। ए को अगर 0 पे माना जाए तो ए से चले तो वी ए प्लस प्लस, चलो माइनस से लेके प्लस तो +3, चलो 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 सी, चलो चलो इधर आई है तो यहाँ 3 एम्पियर करंट जाएगी तो 3 2 जा 6 हो गया, बट ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस बनेगा, +6 हो गया। और फिर माइनस से लेके प्लस, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, माइनस से लेके प्लस मतलब ये भी प्लस हो रहा है, 6 = वी बी। तो कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 6 3 9 और 6 15, मतलब 15 वोल्ट। दो ही तो लगे हैं, 15 कहाँ से हो जाएगा? बैटरी गलत लगी है क्या? ये देखिए, हाँ जी बैटरी गलत लगी है बच्चों। देखिए 6 वोल्ट माइनस में जा रहा है तो बैटरी उल्टी लगेगी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बैटरी गलत लगी हुई थी बच्चों, हैं उसको सही कर लीजिएगा। तो आंसर आएगा, अब ये 6 माइनस हो जाएगा तो -6 से 6 कैंसिल, तो बच्चों वी ए वी बी माइनस वी ए इधर इक्वल टू बचेगा 3 और वी ए 0 पे है तो वी बी इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू 3। एरिना क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, व्हाट इज स्पेस वेव कम्युनिकेशन? राइट द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ स्पेस वेव कम्युनिकेशन। हट गया है भाई ये फ्रिक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एरिना। अ कन्वर्जिंग A
A converging lens has a focal length of 20 centimeter in air. It is made of a material of refractive index 1.6. It is immersed in a liquid of refractive index 1.3. Calculate its new focal length. तो इसकी फोकल लेंथ है, इसको 1.6 को डुबाया गया है 1.3 में। ओके, फोकल लेंथ हवा में कितनी थी? 20 थी। बच्चों वही फॉर्मूला F लिक्विड इक्वल टू